तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले यूनिट 4, जहाँ पे हम देखेंगे चिमनी की डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन कवर अप करे हैं, तो इन्हीं 50 में से मैक्सिमम पार्ट आपका आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डायमीटर ऑफ फ्लेयर पोर्शन ऑफ द चिमनी। जो चिमनी का फ्लेयर पोर्शन है, फ्लेयर पोर्शन कौन सा होता है, लोअर मोस्ट पोर्शन को फ्लेयर पोर्शन कहते हैं। इसका डाया कितना लेते हैं हम, तो इसका डाया लेते हैं 1.6 डी, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। जो भी सिलेंडर का डायमीटर है इसका 1.6 डी करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डाया ऑफ चिमनी या डाया ऑफ फ्लेयर पोर्शन। तो इसको आपको याद रखना है, लर्न कर लेना है बहुत अच्छे से। इस पे से 1 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी बन सकता है कि वो आपको दे देगा कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर जैसे कि 3 मीटर है, तो वो आपसे कहेगा कि आप फ्लेयर पोर्शन का डायमीटर फाइंड आउट करो। तो आप इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.6 डी आपको याद रखना है फ्लेयर पोर्शन का। फ्लेयर पोर्शन की हाइट होती है h/3। जिनने भी मेरे वीडियो देखे हैं उनको तो रटा गई होंगी ये सारी वैल्यू। नेक्स्ट वो कह रहा है कैलकुलेट द विंड प्रेशर। देखो विंड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, 0.6 VZ। ये जो आपका VZ है ये आप इसको कैसे याद रख सकते हो, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हमेशा हर चीज़ में हम क्या रखते हैं 0.6, जो आप 6 mm आप थिकनेस रखते हो प्लेट की, उसी तरीके से याद रखना कि PZ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.6 VZ। तो ये जैसे जैसे देखते जाओगे ना वैसे वैसे आपको लर्न भी होता जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच कोड इज़ यूज फॉर बेसिक विंड स्पीड। बेसिक विंड स्पीड के लिए हम कौन सा वाला कोड यूज़ करेंगे, तो IS आपका जो 875 पार्ट 3 है इसका हम यूज़ करते हैं विंड के लिए। यह आपका RCC के लिए होता है। तो सारे कोड्स का नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका 1487 है तो ये अलग अलग डिज़ाइनिंग के लिए रहता है, तो आपको अलग अलग डिज़ाइनिंग में मेन जो आपका यूज़फुल है वो कौन सा है, विंड डिज़ाइनिंग का जो हम यूज़ करते हैं IS 875 पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 इट्स नॉट टू रिलायबल, तो पार्ट 1 हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइट इन टेरेन कैटेगरी 2 क्लास A फॉर द चिमनी। क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि टेरेन हाइट कितनी रखते हैं हम, है ना, कैटेगरी 2 में क्लास A में। वो ये देखेगा कि आपको कोड यूज़ करना आता है कि नहीं आता। तो इसके लिए हो जाएगा, अगर आपकी हाइट 10 से कम है उस टाइम पे आप टेरेन कैटेगरी 2 क्लास A का यूज़ करेंगे। अच्छा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इसमें हम जनरली कैटेगरी 2 को लेते हैं। इसके बाद वहाँ पे ये जो क्लास A B C और ये सारी रहती हैं, तो अगर हम बात करें तो अलग अलग होती हैं आपकी क्लासेस भी। जो आपकी पहली रहती है ये आपके टेरेन कैटेगरी, ये डिपेंड करती है आपकी के फैक्टर पे। तो ये टोपोग्राफी कैसी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है कि जहाँ पे आप चिमनी रख रहे हैं उसकी टोपोग्राफी कैसी। अगर प्लेन है, फ्लैट है, तो आप A के साथ जाएंगे। अगर फ्लैट नहीं है तो उसके साथ फिर धीरे धीरे क्लासेस चेंज होती रहती है। क्लास का क्लासिफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर टेरेन कैटेगरी 2 की बात करें क्लास A में, तो चिमनी में हम कितना रखेंगे, हाइट हम कितनी रखेंगे, हाइट हम रखेंगे h इज़ लेस देन 10। ये जो आपका पार्ट 3 है ना IRC, इसी में आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। इसके बाद कह रहा है हाइट इन अगर टेरेन कैटेगरी 2 क्लास B फॉर द चिमनी, B क्लास के लिए कितना हो जाएगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी क्लास भी चेंज होती जाएगी। तो B के लिए आपका हो जाएगा, जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो 10 से 30 के बीच में लाई करेगा। A के लिए क्या था, A के लिए रहेगा लेस देन 10। तो अगर आपकी हाइट क्या है, लेस देन 10 है, अगर आपकी हाइट क्या है, लेस देन 10 है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैटेगरी A। 10 और 30 के बीच में है तो कैटेगरी B। इसी के बाद अगर आपका 30 से ऊपर चला गया, मतलब कि 50 के ऊपर चला गया, तो फिर वो कैटेगरी C में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपको चूज़ करना है H, 50 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा नहीं, 50 से ज़्यादा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, H इज़ मोर देन 50। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्ट्रेस ड्यू टू लाइनिंग ऑफ द चिमनी। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और ऐड कर देती हूँ कि लाइनिंग देना क्यों इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लाइनिंग हम क्यों दे रहे हैं, चिमनी में लाइनिंग देने का जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि ये जो अंदर की हीट है इसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। दूसरा, ये कोरोजन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तीसरा, जो भी आपकी यहाँ पे फ्यूम गैसेस रहती हैं इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी लाइनिंग की होती है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे लाइनिंग के केस में।
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है FL का, तो FL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर? FL का फॉर्मूला हो जाएगा FL = 0.002 H/T। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ये क्या है? स्ट्रेस ड्यू टू लाइनिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे द नंबर ऑफ सेस्मिक जोन इन विच द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड। तो वैसे तो सेस्मिक जोन कितनी है आपकी? 5 है, मगर अगर आप काउंट करके देखो तो हमारे जो 4 कैटेगरी में हमारी जोन को स्टार्ट करा गया है, फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कर दिया गया है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसी 5, फिफ्थ ऐसी 5 जोनें हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को इसलिए मर्ज कर दिया था क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं था, ज़्यादा इफेक्ट नहीं था अर्थक्वेक का। नेक्स्ट वो कह रहा है एज पर IS 875 फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइंग बेसिक विंड स्पीड द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। हमारी कंट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करा है विंड वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री को डिवाइड करा गया है 6 अलग अलग जोन में, जहाँ पे हाई वेलोसिटी ऑफ विंड से लेके लो वेलोसिटी ऑफ विंड तक की रहती हैं, ठीक है। और हमारे अगर अर्थक्वेक जोन में हमारे कंट्री को 4 जोन में डिवाइड करा गया है, 1 to 2nd to 5th, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ऑन द स्टील स्ट्रक्चर द डेड लोड इन द वेट ऑफ। अगर हम डेड लोड की बात करें स्टील स्ट्रक्चर में तो वो क्या रहता है, वो किसका वेट रहता है स्टील स्ट्रक्चर में? तो इसका आंसर आ जाएगा D, ऑल ऑफ द अबव। स्टील वर्क, जितना भी हमें स्टील वर्क करते हैं सबका लोड का कैलकुलेशन करना पड़ता है। जो भी आप वहाँ पे फास्टनर वगैरह या कनेक्शन के लिए दे रहे हैं उन सबका आपको क्या करना पड़ेगा? लोड का कैलकुलेशन। जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सपोर्ट के लिए, मतलब कि सीधा सीधा वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन करते टाइम अगर आप प्लेट का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कनेक्शन बनाते टाइम बोल्ट का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वो सारा कैलकुलेशन डेड लोड कैलकुलेशन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपांशन जॉइंट इन द स्ट्रक्चर एज पर IRC 456 1987 IRC के हिसाब से एक्सपेंशन जॉइंट में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 45 मीटर। जो एक्सपांशन जॉइंट देते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसका कितना आपका स्पेसिंग रखते हैं आप? 45 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर 456 1978 शैल नॉट टेकन एस। इनमें से कौन सा हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं लेंगे, है ना? नहीं लेंगे कह रहा है, तो कौन सा नहीं लेंगे डियर? तो अगर हम देखें तो बाकी सारे तो हम लेते हैं। 20 वाला भी होता है आपका, 30 भी होता है, 20, 30, 40, 20, 30, 60, 200 किलोन्यूटन पर mm², ये नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है लेग एंगल। जो आपका लेग एंगल रहता है, लेग एंगल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। लेग एंगल का हम यूज़ क्यों करते हैं? ये जो आपका लेग एंगल रहता है यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग अनइक्वल एंगल, तो इसका हम यूज़ क्यों करते हैं आपके लेग एंगल का? तो लेग एंगल का यूज़ करने का यही मेन कारण है कि आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कनेक्शन। हमें क्या करना रहता है? कनेक्शन की लेंथ को कम करना रहता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेग एंगल या अनइक्वल एंगल। नेक्स्ट कह रहा है द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट इन द स्टील स्टॉक शुड बी टेकन एस। मिनिमम थिकनेस का क्राइटेरिया हमेशा याद रखेंगे 6 mm है, और अगर कोरोजन रेजिस्टिव है, सिलेंडर के केस में बात चल रही है, फ्लेयर केस में हम 8 लेते हैं, तो सिलेंडर में कितना लेना है? 6 mm लेना है। और अगर आपको इसको कोरोजन रेजिस्टिव बनाना है तो आप कितना लेंगे? 8 mm जो प्लेट की थिकनेस है इसको लेंगे, इसको कंसिडर करके चलेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इन द डिज़ाइनिंग ऑफ डेवलिंग यूनिट पैनल एंड एक्सक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ IS 888 1979। तो क्या कह रहा है कि अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है डेवलिंग यूनिट पैनल की, तो उस कंडीशन में आप जो पैनल है उसको कितना लेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 16 का आपका आंसर आ जाएगा A 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, मगर याद रखें क्योंकि कई बार ये ऐसे क्वेश्चन आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूछ सकता है। द डिडक्शन ऑफ द इम्पोज लोड फॉर द डिज़ाइन ऑफ सपोर्ट मेंबर। अगर आपको सपोर्टिंग मेंबर की डिज़ाइनिंग करनी है तो आप लोड में कितना % रिडक्शन करेंगे? तो हम 40 to 50% रिडक्शन कर देते हैं इम्पोज लोड में, जब हम सपोर्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं, सपोर्टिंग मेंबर की डिज़ाइनिंग करते हैं।
इसके बाद कह रहा है ISO 213 सपोर्टिंग मेंबर मतलब अदर देन मेन मेंबर, मेन मेंबर के अलावा जो आप बेसिक सपोर्ट देने के लिए जो मेंबर का यूज़ करते हो उधर पे इम्पोज लोड आप 40 to 50% रिड्यूस कर देते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि ISO 2103 1986 लोड ड्यू टू यूज़ एंड ऑक्यूपेशन इन। अब ये जो हम IS कोड 2130/1897 लोड ड्यू टू यूज़ एंड ऑक्यूपेशन इज़, इसका यूज़ कहाँ करा जाता है ना, या इसका बेनिफिट क्या होता है, तो इसमें आ जाएगा कि हम पब्लिक बिल्डिंग और रेसिडेंशियल बिल्डिंग दोनों, पब्लिक बिल्डिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग की लोडिंग के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ISO का यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ सिंगल स्पान बीम गर्डर और ट्रस सपोर्ट नॉट लेस देन। अगर आप बात करो सिंगल स्पान बीम की, सिंगल स्पान बीम ये होती है, सिंगल स्पान बीम या गर्डर की बात करें तो अनसपोर्टेड लेंथ सपोर्ट इज़ नॉट लेस देन, इस कंडीशन में सपोर्ट की ये वाली लेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए, अगर इससे कम हो जाएगी तो फेलियर ऑकर हो जाएगा। तो ये जो आपका क्राइटेरिया है वो कितना है, 50 आपका मीटर स्क्वायर है, 50 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड अ रेफरेंस एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चर। जो एंगल रहता है आपका विंड के डायरेक्शन का, चिमनी में विंड का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट चिमनी में विंड का ही पड़ता है। तो ये जो आपका विंड का डायरेक्शन है और ये जो आपका रिफ्लेक्स एक्सिस है जो भी स्ट्रक्चर का रहता है, इन दोनों के बीच का क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ अटैक, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ अटैक कहेंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो विंड की डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी डायमेंशन है, तो वो कौन सी डायमेंशन है डियर, वो है डेप्थ। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड के डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आप मेजर करते हैं वो कौन सा रहता है, वो रहता है आपका डेप्थ रहता है किसी भी बिल्डिंग का। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, द विंड स्पीड एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, द विंड स्पीड एसोसिएटेड विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर विंड बहुत तेज़ी से चल रही है, उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से चल रही है, तो उसको हम कहेंगे पीक गस्ट, उसको क्या कहेंगे, पीक गस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड किसे कहा जाएगा, किससे ज़्यादा इंटेंसिटी अगर इंक्रीज़ हो जाए तो वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कहेंगे। तो 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा अगर स्पीड चल रही है तो उसको कहेंगे हम क्या, उसको कहेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, तूफान तक आ जाते हैं इस स्पीड में, है ना, तो उसको कहेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। इसके बाद हम बात करेंगे 24 क्वेश्चन में कि द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द स्ट्रक्चर एज अ होल इन डायमेंशन बाय। अगर पूरे होल स्ट्रक्चर की बात करें तो विंड का इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये क्या करता है, एक कंबाइंड एक्शन देता है, सिंगल एक्शन नहीं देता, कंबाइंड एक्शन देता है ना। कंबाइंड एक्शन देखिए क्या करता है, पूरा जो हमारा जो भी आपका डायमीटर है या जो भी आपका डायमेंशन है इसमें क्या करेगा, पूरी तरीके से अपना लोड या अपनी इंटेंसिटी, अपना इफेक्ट को झोंक देता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका कंबाइंड एक्शन। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं 25 कैटेगरी 1, एवरेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सराउंडेड द स्ट्रक्चर इज लेस देन। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इसके आजू बाजू जो आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहेंगे इनकी एवरेज हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी 1 की कंडीशन में, तो कैटेगरी सारी आप पढ़ लेंगे तो कैटेगरी वगैरह आपको मिल जाएंगी विंड वाले में, है ना। विंड वाला IS कोड आप अपने साथ रखें। तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि द 26 क्या कह रहा है, कैटेगरी 2 ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग हाइट जनरली बिटवीन। जो आपका अगर कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें जो आपके ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट कितनी होनी चाहिए कैटेगरी 2 के कंडीशन में, तो कैटेगरी 2 के कंडीशन में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये होती है 1.5 से 10 मीटर के बीच में। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है
उसका हाइट कितना होगा, किसके बीच में होगा, उसका हाइट होगा 1 से लेके 1.5 से लेके 10 मीटर के बीच में। नेक्स्ट कह रहा है बेसिक विंड स्पीड प्रेजेंटेड हैव बीन वर्कड आउट फॉर। जो आपका बेसिक विंड स्पीड है प्रेजेंट कंडीशन में, वो जैसे कि अगर हम हाई विंड स्पीड की बात करें या अगर हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो बेसिक विंड स्पीड कितने ईयर में फिर से रिपीट होती है, वो ये पूछना चाह रहा है सीधा सीधा। तो कितने ईयर में होती है डियर, 50 ईयर में फिर से रिपीट हो जाती है आपकी हाई बेसिक विंड रिपीट। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि रिस्क को एफिशिएंट डिनोटेड एज। रिस्क को एफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, तो रिस्क को एफिशिएंट को हम K1 से डिनोट करते हैं, K2 से, यहाँ से आपको टोपोग्राफी फैक्टर कहते हैं, इसको आप स्ट्रक्चरल फैक्टर, इसको टोपोग्राफी फैक्टर। ये टेरेन कैटेगरी रहता है आपका, टेरेन कैटेगरी K2। ये भी आपको विंड स्पीड के IS कोड में मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यूनिट ऑफ डिज़ाइन विंड। जो आपकी डिज़ाइन विंड रहती है इसकी यूनिट क्या होती है, ये भी पूछ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्पीड की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड होती है, वही इसकी होगी। टोपोग्राफी फैक्टर इज डिनोटेड एज। टोपोग्राफी फैक्टर को हम काय से डिनोट करते हैं, तो टोपोग्राफी फैक्टर को हम K3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। द बिल्डिंग लेस देन 20 विच, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ें। ऊपर वाले क्राइटेरिया पढ़ लिए तो ये वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। द बिल्डिंग लेस देन 20 मीटर विच क्लास इज बिलोंग। अगर 20 मीटर से कम है तो किस क्लास को बिलोंग करेगी, तो हमें पता है कि क्लास ए के लिए क्या था, लेस देन आपका 10 था, है ना, H इज़ लेस देन 10। आपका क्लास बी के लिए कहाँ से कहाँ तक था, 10 से 30 के बीच में था। क्लास सी कहाँ से कहाँ तक था, क्लास सी था ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 50, H ग्रेटर देन 50, है ना। तो अब ये 20 मीटर है, मतलब कहाँ पे जाएगा, क्लास बी में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द बिल्डिंग लाइन बिटवीन 20 to 50 विच क्लास इज बिलोंग। तो 20 से 50 के लिए कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, तो 20 से 50 के लिए बताइए जल्दी से कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, 20 से 50 के लिए कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, तो ये करेगा बी को, क्योंकि 50 के ऊपर है, 50 के ऊपर जाएगा तो फिर सी में जाएगा, उसके बाद उसके पहले तक कहाँ पे रहेगा, वो बी में ही रहेगा। द बिल्डिंग ग्रेटर देन 50 के लिए क्या आ जाएगा, क्लास सी। नेक्स्ट वो कह रहा है द विंड स्पीड इज डिनोटेड बाय। विंड स्पीड को किससे आप डिनोट करते हो, तो विंड स्पीड को हम डिनोट करते हैं किससे डियर, विंड स्पीड को करते हैं हम VZ से डिनोट। नेक्स्ट कह रहा है द बेसिक विंड स्पीड इज स्पेसिफाइड एट द हाइट H अबव मीन ग्राउंड लेवल इन ओपन टेरेन। जो आपकी बेसिक विंड स्पीड होती है H हाइट तक, बेसिक विंड ओपन टेरेन के लिए वो कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 10 मीटर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 35 वाला क्या कह रहा है, द बेसिक विंड स्पीड इन द स्पेसिफाइड एट द हाइट H अबव मीन ग्राउंड लेवल इन एन ओपन टेरेन। ओपन टेरेन के लिए कितना है, 10 मीटर है इसकी बेसिक विंड स्पीड हाइट की। नेक्स्ट वो कह रहा है रिस्क कोफिशिएंट के इज डिपेंड अपॉन। रिस्क कोफिशिएंट के किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रिस्क कोफिशिएंट के आपका मीन प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन लाइफ स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है और बेसिक विंड स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, बोथ A and B। ये K2 आपको फाइंड करने को दे सकता है, ऑब्वियसली देगा वो K2 फाइंड आउट करने के लिए। तो K2 फाइंड आउट करने के लिए आप अपना स्टील कोड विंड डिज़ाइनिंग का ओपन करके रखें, उसमें आपको सारे फॉर्मूले दिए हैं, तो उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम लैम्डा वगैरह निकालते हैं इसके लिए, FCD वगैरह निकालना पड़ता है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन फ्लेयर ऑफ द स्टील स्टॉक इज। अगर हम स्टील स्टॉक की बात करें तो ये जो नीचे वाला आपका फ्लेयर पोर्शन रहता है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कोन का डायमीटर कितना रखते हैं, है ना। तो कोन का डायमीटर हमेशा D से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये जो आपका पोर्शन रहता है ये कितना होता है 1.6 D। तो 1.6 से D, तो D से ज़्यादा होगा, तो मोर देन आपका क्या आ जाएगा, मोर देन D आ जाएगा इसका आंसर 37 का। यहाँ पे एक चीज़ और मैं इंक्लूड कर देती हूँ, यहाँ पे हीट का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे जो आपकी फ्यूल गैसेस रहती हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रहती हैं,
है ना, वो मूवमेंट वगैरह आपको निकालने को दे सकते हैं कि मूवमेंट फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे इसको भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ कि जब भी आपको मूवमेंट निकालना है, तो जैसे कि समझ लीजिए आपका स्मॉल हाइट है 8 मीटर का, आपने एक सेक्शन ले लिया, अगर यहाँ पे मोमेंट निकालना है तो फोर्स क्या हो जाएगा, जो भी आपका PZ आएगा, फोर्स इनटू आपका हाइट का आधा h/2, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखेंगे ये बात, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे आप डेल Z लेते हैं मोमेंट के केस में, है ना। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइट भी क्या होती जाएगी, एडिड होती जाएगी, है ना। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा हम चिमनी बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 8 मीटर है और यहाँ पे है 8 मीटर। अब आपकी लोड कहाँ पे लग रहा है, आपका लोड लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए 8 + 4, ये क्या हो जाएगी इसकी लाइन, तो ये हो जाएगा PZ × 8 + 4। तो हमारा क्या निकल आएगा, मोमेंट। ठीक है, तो ये मैं रिवाइज भी करवाती जा रही हूँ आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट वो कह रहा है द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट इन द स्टील स्ट्रक्चर शुड बी। तो मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, 6 mm होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट वो कह रहा है द नंबर ऑफ सेस्मिक जोन, वही रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को कि कितनी नंबर ऑफ सेस्मिक जोन, नंबर ऑफ सेस्मिक जोन इन विच कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड आर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मिसमैच हो गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर ऑफ जोन है हमारे इधर, है ना। फिर 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40 में कह रहा है which occur when the wind into a corner shall be taken as, which occur when the wind blows into the corner shall be taken as। देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, बिल्डिंग एंड क्लोज स्ट्रक्चर, जो आपकी बिल्डिंग और क्लोज स्ट्रक्चर है लिटरल डायमेंशन के, वो कितना होना चाहिए, है ना। तो वो कितना होना चाहिए, मोर देन 5 होना चाहिए। तो 42 में क्या कह रहा है, 42 में कह रहा है बेसिक विंड स्पीड फॉर 10 मीटर फॉर द दिल्ली के लिए जो आपकी बेसिक विंड स्पीड है ये आपको बताना है। तो दिल्ली के लिए बेसिक विंड स्पीड रहती है 47 मीटर पर सेकेंड। ये आपको विंड कोड है ये रख करके बैठना है। मैक्स बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको विंड कोड से ही मिल जाएंगे, है ना। अर्थक्वेक कोड हुआ, विंड कोड हुआ, ये आप अपने साथ रखें। फिर इसके बाद कह रहा है वेयर द डाउन विंड स्लोप ऑफ हिल एंड रिज इज़ ग्रेटर देन, कहाँ पे आपका विंड और रिज ग्रेटर रहता है। तो ये भी आपका कहाँ से है, वहीं से क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 3 से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, विंड स्पीड एट द डिफरेंट हाइट अबव द मीन ग्राउंड लेवल इज टर्म्ड एज, आपके मीन ग्राउंड लेवल के ऊपर की जो आपकी विंड स्पीड रहती है उसको आप क्या कहते हो, तो उसको हम कहते हैं डियर वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो आपका मीन सी लेवल रहता है उसके ऊपर की जो हाइट, जो आपकी विंड, इसके ऊपर जो भी जिस भी हाइट पे विंड चलेगी उसको कहते हैं हम विंड ग्रेडियंट। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द हाइट ऑफ ज़ीरो एट ग्राउंड लेवल टू द मैक्सिमम हाइट। तो ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे द हाइट फ्रॉम ज़ीरो एट द ग्राउंड लेवल टू द मैक्सिमम एट हाइट, ज़ीरो से लेके हम मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकते हैं। इस पूरी हाइट को ज़ीरो से लेके, जो भी आपकी ज़ीरो से लेके जो भी उसकी टोटल हाइट है, इसकी टोटल हाइट को हम क्या कहते हैं, तो टोटल हाइट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ग्रेडियंट हाइट। टोटल हाइट को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट हाइट। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द लाइबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग टू द हाइट विंड स्पीड इज विंड प्रेशर डिपेंड्स नॉट ओनली। जो आपकी लाइबिलिटी रहती है बिल्डिंग की हाइट की, मतलब कि लाइबिलिटी क्या कहना चाह रहा है, चिमनी के, यहाँ पे बिल्डिंग की जगह चिमनी की बात करें कि आप चिमनी की हाइट कितनी रख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे विंड की जो स्पीड बढ़ती जाती है
और इसका इम्पैक्ट हमें क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये डिपेंड करेगा जियोग्राफिकल, आपका कैसा जोग्राफी है। अगर आप हाई हिल पे रहते हो तो वहाँ पे विंड की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अगर आप हिली एरिया में हो तो विंड की स्पीड वैसे ही ज़्यादा है, और आपने और ज़्यादा हाइटेड का कोई मकान बना लिया तो विंड का इम्पैक्ट और ज़्यादा पड़ेगा। अगर लो एरिया है तो वहाँ पे विंड का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो जोग्राफिकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लाइबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग की विंड का प्रेशर कितना आएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द स्ट्रक्चर एज द होल इज डिटरमाइंड एज, अगर पूरे किसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको विंड का इफेक्ट निकालना है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड एक्शन। कंबाइंड एक्शन किसे कहते हैं, जो पूरा इफेक्ट आ रहा है पूरी बिल्डिंग पे आपका विंड का क्या इफेक्ट आ रहा है, इसको हम कहते हैं कंबाइंड एक्शन। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द अर्थक्वेक लोडिंग इज कन्वर्टेड इन अ सेपरेट स्टैंडर्ड, नेमली जो आपका अर्थक्वेक लोड है इसका सेपरेट IS कोड है जिसको हम कहते हैं IS 1893 1984। अभी जो है वो है 2005 वाला। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज डिनोटेड बाय, जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं के से। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, के से। प्रेशर कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय, प्रेशर कोफिशिएंट को हम कहते हैं CP। प्रेशर कोफिशिएंट को क्या कहते हैं हम, CP कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपके 50 क्वेश्चन कवर हो गए। इसके बाद हम एक और साइलो और बंकर का लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँगी जो भी स्टेप्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लें। चिमनी के स्टेप्स बहुत बहुत ईजी हैं, तो सारी स्टेप को रिवाइज करके जाएं, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन वहीं से बनेगा, न्यूमेरिकल ही होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर कोई भी PDF चाहिए है, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। तो वहाँ से अवेल कर लें और अपने पास रखें सारे नोट्स, है ना। सारे नोट्स, कोड और जो भी सारे प्रोविज़न है वो सबको अपने पास रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और थ्योरी यहाँ पे मैंने पूरा कवर अप कर ही दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वो पूछ सकता है वो सब मैंने यहाँ कवर कर दिया है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर